वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज करंट इशू ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पर हम लोग बात करने बैठे हैं। हमारे साथ अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब हैं जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं। जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया पिछले साल, उसके बाद से इसराइल ने लगातार गाज़ा पर अटैक किया, बहुत सारे लोगों की जानें गईं। और अब उसके बाद लेबनान इस सीन में आया, लेबनान पर भी पेजर अटैक किया इसराइल ने। उसके बाद इस वॉर में ट्विस्ट आया जब ईरान ने अभी 180 मिसाइलें दागी इस पर इसराइल पर, और इसराइल का इससे कहा जाता है कि काफ़ी नुकसान हुआ। उसके जो उसके रक्षा डोम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा 30% से 40% तक ही कारगर साबित हुए, बाकी उनको नुकसान हुआ उससे। तो सर, आपका स्वागत है। अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब, आपका क्या कहना है इस कॉन्फ्लिक्ट पर? इसका बेसिक क्या है? क्या लगता है कि ये है क्या, ये वॉर प्रॉक्सी वॉर है या डायरेक्ट वॉर है? ये कहाँ तक जाएगा और इसके पीछे क्या ताकतें हैं, क्या मंशाएं हैं इसके पीछे? इन सब बातों पर आप प्रकाश डालें प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसका एक्सपर्ट तो कतई नहीं हूँ। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और नेशनल लेवल पर मैं जो अभी सवाल उठा रहा हूँ जी, और उसी संदर्भ में मैं आपसे भी अपनी बात रखूंगा। और जाहिरा तौर पर मैं ये कोशिश करूंगा कि ये एक हमारी ये ऑब्जेक्टिव एक एनालिसिस हो, और मैं बहुत उसके प्री हिस्टोरिक पीरियड में नहीं जाना चाहता। जी, नहीं, ब्रीफ में जाएंगे तो लोगों को समझ में ज्यादा प्री आएगा। हिस्टोरिक पीरियड में जाने से कुछ समय, क्योंकि उस पर कंटेंडिंग व्यूज है, वहां अभी हमको बहुत देखने की जरूरत नहीं है, वहां फंसने की जरूरत नहीं जी। ये एक कंटेम्प्रेरी ह्यूमन ट्रेजेडी हो गई है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। और मैं उस पर बेहद मुझे तकलीफ हो रही है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि अब तक करीब 42,000 से ज्यादा बच्चे गजा में मारे गए, फलस्तीनियों की हत्या हो रही है। और लेबनान में भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है, इनोसेंट्स हॉस्पिटल्स में बम्बार्डमेंट इजराइल कर रहा है, किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, और बड़े पैमाने पर इनोसेंट्स की, बच्चों की, विमेन की किलिंग हो। ऐसी स्थिति में मुझे, जब मैं इस पूरे परव्यू को देखता हूँ, भारत सरकार की तरफ भी मेरी एक नजर जाती है, बिल्कुल, और वहां से भी मुझे बहुत अफसोस होता है कि मोदी रिजीम उस पूरी पॉलिसी को बदल रही है, जो पॉलिसी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में थी, जो पॉलिसी ह्यूमैनिटी के साथ थी, जिससे हमारी दुनिया में एक पोजीशन थी। अब हम भी करीब करीब जो पोजीशन ले रहे हैं, हथियार और बारूद की सप्लाई भारत से भी जाए, यूएनओ में हम विड्रॉ कर जाए, जब पूरी दुनिया कह रही हो, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए कि इजराइल अपने जितना ऑक्युपाइड एरिया है फलस्तीनियों का वो पीछे हटे, तुरंत युद्ध को रोके। मैं नहीं, यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी इस बात को कह रहा हूँ। उस समय मोदी रिजीम इस तरह से कर रही है, और इवन मैं अपोजिशन के भी रोल से संतुष्ट नहीं हूँ। आप जानते हैं, कंसिस्टेंटली मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिटिक्स शुरू की है, मैं पार्टी एज सच की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उसकी पॉलिटिक्स की बात, जो रैशनलिज्म की उसकी पॉलिटिक्स है, हमारे नॉर्म्स के खिलाफ। इसीलिए हम जो भी अपोजिशन बिल्डअप होता है इंडिया ब्लॉक के नाम पर या स्टेट्स में, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन हम अपने मूवमेंट को, अपने डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, मूवमेंट को, जिसको हमने भी एक फोरम ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट का बनाया है, और भी डेमोक्रेटिक जो फोरम्स है, उनके साथ मिलकर हम अपनी एक ऑटोनमस पोजीशन भी रखते हैं। जहां तक सवाल, इसलिए मैं कह रहा था प्री हिस्टोरिक पीरियड में जाइएगा तो कहेंगे कि साहब ये पूरा इलाका जूझ का था जी, कुछ कहेंगे कि नहीं ये पूरा इलाका ये अरब फिलिस्तीन, ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। नहीं, प्री हिस्ट्री नहीं, हम लोग बात अगर ये करें
कि बेसिकली यह जो स्टेट नेशन का, जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट यूरोप ने इंट्रोड्यूस किया जी 1648 में, जो वेस्टफेलिया एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था। आपको मालूम होगा यूरोप दसियों साल से यूरोप के जो छोटे छोटे देश थे आपस में लड़ते थे, बड़ी बर्बादी थी। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल तक उनकी लड़ाई है। तो 1648 में लड़ के थक के इन लोगों ने तय किया कि अब हम जो जितने लोग हैं एक एग्रीमेंट कर लें और उस एग्रीमेंट के तहत हम अपने अपने नेशन स्टेट बनाएं। ये वेस्ट का जो कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट में हमारा जो एक सिविलाइजेशनल स्टेट था ईस्ट का, साउथ का, उसको इन्होंने थोप दिया। और 1917 में ये महोदय जो ब्रिटेन के महाराज ने और उनकी पार्लियामेंट ने उनको घोषणा कर दी कि हम एक जैनिस्टिक स्टेट बनाएंगे। देखिए, ज्यूज और जैनिज्म में फर्क है जी। आज भी इजराइल के अंदर ज्यूज फाइट कर रहे हैं युद्ध के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। करेक्ट। बहुत सारे, ये बड़ा भारी भारतवर्ष में ये हल्ला मचा दिया गया कि ये मुसलमान वर्सेस यहूदी है जी। और मुसलमान तो पूरी दुनिया को तबाह करते हैं जहां रहते हैं। ये अनावश्यक बात। मैंने ये देखा है कि दुनिया के पैमाने पर आप चले जाओ, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के जो यूथ है उतना बड़ा ही मूवमेंट वहां खड़ा कर रहे हैं जायनिज्म के खिलाफ, इजरायली हमले के खिलाफ। ये जो जेनोसाइड है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में आपके यूएनओ ने कहा, यूएनओ ने भी कहा और इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने कहा इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जेनोसाइड। तो ये कोई अपोजिशन की बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। आप अमेरिका में, यूरोप में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जहां वो लोग 60s में इस तरह एक नारा हुआ था कि वी शैल फाइट, वी शैल विन, लंदन, स्पेन, बर्लिन, रोम, ये इस तरह का स्लोगन्स उस समय। आज मैं देख रहा हूं कि अमेरिकन यूथ, कंसर्न सिटीजन और सब के सब लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि स्टॉप द जेनोसाइड इमीडिएट, और इजराइल की लानत मनामत कर और अमेरिका की कड़ी आलोचना कर। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकन जो चुनाव हो रहा है वहां ये ब्लैक स्पॉट लोग डेमोक्रेट्स के ऊपर मान रहे हैं, कोई इजरायली हमले का वो समर्थन कर रही। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो यूरोपियन कंसेप्ट है, अरब के जो फलस्तीनी थे वहां ज्यूज भी आसानी से रहते थे जी। अलग ज्यूज राष्ट्र बनाने का कंसेप्ट कहां से आ गया? ब्रिटेन ने दिया। ये ब्रिटेन ने दिया, ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने दिया। और जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म 1948 तक दुनिया को डोमिनेट कर रहा था और इसी को आज अमेरिका बढ़ा रहा है। उसने प्रॉपर्ली डिवीजन नहीं किया था। हमारे यहाँ कभी भी किसी एक पर्टिकुलर मजहब के आधार पर, जो ओटोमन का ये पार्ट था, लेकिन एक मजहब के आधार पर नहीं हुआ। हमारे यहाँ कभी भी साउथ में, मैं हमारे ये कह रहा हूँ इस बात को नोट करते हुए कि पश्चिम के भी जो कॉमन आदमी है वो हमारे अपने आदमी है, वो भी डेमोक्रेटिक है। लेकिन साउथ इन एज सच ब्लॉक के बतौर में जब कहता हूँ, वहां सिविलाइजेशनल स्टेट्स थे, बॉर्डर का एक दूसरे के सवाल को म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग थी और बॉर्डर की उस तरह की कोई रिजिडिटी नहीं थी, क्योंकि सिविलाइजेशनली हम एक दूसरे से रिलेटेड थे। भारत था, अब आप सोचिए चीन था, चीन के कितने बुद्धिजीवी आए थे भारतवर्ष में, उन्होंने जो रिसर्च किया वेनसांग से लेके कितने लोगों ने। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इधर में हम कोई बैलेंस ऑफ पावर की बात नहीं कर रहे। आप अगर देख लीजिए कि जो वेस्ट फिलाडेल्फिया का जो क्लॉजेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखना है। अब आप बताओ, ये तो परमानेंट सोर्स ऑफ टेंशन है। जी। बैलेंस ऑफ पावर क्यों बनाओगे भाई? बैलेंस ऑफ फ्रेंडशिप बनाए रखो, ये बात तो समझ में आती है। आप बैलेंस ऑफ पावर पैदा करके डिटरेंस करते हैं। तो उस समय इन्होंने साहब जबरदस्ती 2 राज्य वहां बना दिए। चलो 2 स्टेट्स हो गया, एक फलस्तीनियंस का हो गया
अरब्स का भी हो गया। ऐसा नहीं है कि अरब ने कहा केवल मुसलमान रहेंगे। आज आप देखिए जॉर्डन जो प्रोटेस्ट कर रहा है इजराइल का, उसमें क्रिश्चियंस फोर फ्रंट पर है। बहुत कम लोग इस बात को उठाते हैं। उसमें बहुत सारे ज्यूज दुनिया के पैमाने पर इजराइल के जायनिज्म का विरोध कर रहे हैं। यह बेसिकली एक क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट द नेशन है। इस रूप में ज्यूज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दुनिया का इस बात को देख रहा। आपने 1917 में एक तरफा डिक्लेयर कर दिया कि हम जायनेस्टिक स्टेट बनाएंगे, और जायनेस्टिक जो फिलॉसफी थी वो कहती थी कि हमारा एक एग्रेसिव ज्यूज स्टेट होगा। ये हिटलर के पहले का तय है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हिटलर ने बड़ा दमन किया, नहीं साहब, 1917 के वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही आपने एक जायनिस्टिक स्टेट बनाने के लिए ये ब्रिटिश ने किया। और ब्रिटिशर्स का काम क्या था? वही ब्रिटिशर्स तो टू थियरी जो यहाँ जिन्ना ने शुरू की, टू नेशन वही सेम है जो सावरकर ने मानी, वही ब्रिटिशर्स की ही तो वो जी सेम जो यहाँ किया वही वहाँ किया। वेस्ट इंडिया का वही कंसेप्ट उन्होंने वहां भी कर दिया। जो उन्होंने यूरोप के लिए 1648 में तय किया, वो पूरे दुनिया को उन्होंने इम्पोज कर दिया। हमारे यहाँ कोई बैलेंस ऑफ पावर की लड़ाई ही नहीं थी। हम लोग हजारों साल से एक दूसरे के करीब रहते थे, कहाँ लड़ाई होती? डेफिनेटली। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में उन्होंने फलस्तीन को बनाया। चलो भाई, आपने फलस्तीन के विरुद्ध आपने इजराइल को खड़ा कर दिया जायनिज्म के प्रिंसिपल के आधार पर। फिर टू स्टेट अगर वहां बन गया, अब आप जानते हो टू स्टेट ज्योग्राफिकली वो पॉसिबल ही वहां नहीं था। स्कैटर्ड है, गाजा यहाँ है, वेस्ट बैंक यहाँ है, तो कैसे दो स्टेट बन सकते थे? लेकिन जबरन उन्होंने बना दिया। उसी दिन उन्होंने ये तैयारी की थी कि धीरे 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 इजराइल पूरे जोन में, वहीं तक नहीं, वो चला आएगा सीरिया तक, इजिप्ट तक, जहां तक उसका बॉर्डर है वो सब कब्जा, पहले वेस्ट बैंक से गाजा तक, और फिर धीरे धीरे अगल बगल में नेबरिंग कंट्रीज में, उधर जॉर्डन में भी जाएंगे, सीरिया में भी जाएंगे। ये अभी तो उसने कह भी दिया कि ईरान का कुछ हिस्सा लेते हुए पूरा अरब जगत को ही उसने एक जायनिस्टिक स्टेट बनाने की बात कर दिया। बताइए। जी जो बनाया है एक स्टेट बनाया है इजराइल का। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक तरफा लड़ाई है। वो एक तरफा लड़ाई किसी एक मुस्लिम के विरुद्ध नहीं है। जो भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग राष्ट्र है उनके विरुद्ध ही यह युद्ध है जो इजराइल के माध्यम से अमेरिका चला रहा है। ये बात को समझिए। अभी अमेरिका 2000 से एंड खास तौर पर 2008 के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी में टिक नहीं पा रहा है। वो क्राइसिस पर क्राइसिस में जा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव आप ये बहुत बड़ा कारण है जी। अमेरिकन हेजीमोनी जो वर्ल्ड वाइड थी 2008 के मंदी के बाद अभी तक उस धक्के से अमेरिका उबर नहीं पाया। अब अमेरिका जो पहले फिनांस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू दुनिया को कंट्रोल करता था, अब अमेरिका फिर उसी पुरानी दुनिया में आ गया है जब पहले ब्रिटिशर्स जैसे कब्जा करते थे। अब अमेरिका थ्रू द मिलिट्री पावर एक्सेस बना के उसने एक साथ कई काम कर लिए, कई फ्रंट। अमेरिका ने अब बताओ, कहा गया था कि भाई नेटो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सोवियत यूनियन एक राक्षस राष्ट्र खड़ा हो गया है, वो निगल जाएगा, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म के लिए फैला देगा, इसलिए हम नेटो एक डेटरेंट के लिए नेटो बनाए हैं। अब तो सोवियत यूनियन कहीं नहीं है भाई। वह सोवियत यूनियन जब कहीं नहीं है तो नेटो का इतना बड़ा विस्तार, इधर आपके पूरा साउथ ईस्ट एशिया से लेके पश्चिम से लेके चौतरफा नेटो का क्यों आ रहा है? क्यों कह रहा है अमेरिका की वेस्ट में एक न्यू ऑर्डर हम देंगे? आप कौन है देने वाले? आप चौकीदार हैं दुनिया के। ये जो नेटो है ये वार कर रहा है। ये बहुत हमारे लिबरल भाई नहीं समझते। जैसे देखिए यूक्रेन के ही मामले में देखो, मैं कहता हूं कि यूक्रेन में जो, मैं पुतिन के बारे में मेरी बड़ी अच्छी ओपिनियन नहीं है। क्यों? क्योंकि पुतिन ने जो कुछ भी सोशलिस्ट डेवलपमेंट हुआ था उसको डिस्ट्रॉय किया। पुतिन हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए इशू है कि रसा जो लड़ाई लड़ रहा है वह एक जेन्युइन लड़ाई है। उसके बॉर्डर तक आपने नेटो को यूक्रेन के थ्रू कर दिया और यूक्रेन नहीं लड़ रहा।
ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये लड़ाई NATO अमेरिका एंड रूस लड़ रहा है। प्रॉक्सी वॉर है ये। और इसी के माध्यम से अमेरिका ने क्या कह दिया कि यूरोप को कह दिया कि तुम कोई एनर्जी सप्लाई आप रूस से नहीं लोगे। जब उनके एनर्जी सप्लाई ही रुक गई, पेट्रोल रुक गया, डीजल रुक गया, जो भी आपकी एनर्जी सप्लाई थी ब्लॉक हो गई, तो यूरोप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? अमेरिका। यूरोप। और तो एक जो यूरोपियन ऑटोनमस कंट्री बन रही थी, उसके साथ पहला बिट्रेयल ब्रिटेन ने किया। अब फिर अमेरिका ने इस वार के थ्रू, यूक्रेन के वार के थ्रू, पूरा का पूरा जो एक इंडिपेंडेंस ऑटोनमस जोन ऑटोनमस उभर रहा था यूरोप को, उसको भी डिपेंड कर दिया। नाटो को नाटो ही तो उनके लिए मेन है ना, और सबको नाटो के पीछे खड़ा पड़ना पड़ा। कोई अब भैया आपके पास जब कोई इकोनॉमिक रेजिस्टेंस रह ही नहीं जाएगा वेस्ट के पास, तो फिर आप कहां जाएंगे? आप तो अल्टीमेटली अमेरिका के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अपना यह जो उसका फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल डिक्लाइन है, इसको अरेस्ट करने के लिए एक मिलिट्री एक्सपेंशन में अमेरिका लगा हुआ है। इजराइल उसकी मदद कर रहा है। ये इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये प्रॉक्सी में नहीं है, ये बेसिकली अमेरिकन ही एक्सटेंशन है इसमें। नहीं फंसा हो ना फंसा हो, अमेरिकन ही एक्सटेंशन। भाई इजराइल इज द प्रोडक्ट of the imperialist brain of Britain. Now that role of the Britain has been taken by the America. पहले वो दुनिया की चौकीदारी करता था, ब्रिटेन करता था, स्पेन करता था, अब उसकी जगह अमेरिका आ गया। ये कहा जाता है जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो फाइनेंस पर असर रखती हैं, ऑल द कंपनीज आर ओन्ड बाय द इजराइलीज। इजराइल देखे, जैसे हम हमारा खजाना आपके पास रहे या हमारा खजाना इनके पास रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है? यहूदियों की बात जब आप कह रहे हैं, यहूदी कंट्रोल करते हैं, अमेरिकन लॉबी में भी है इसमें। मोस्ट ऑफ द यहूदीज आर लेकिन आफ्टर ऑल जो यहूदी है वो तो अमेरिकन स्टेट के ही पार्ट है ना भाई। और उन्होंने बहुत मतलब किया है इसके खिलाफ। वो केवल इजराइल ही नहीं, मैं कहता रहा हूँ यूक्रेन को भी यूज कर रहे हैं, कल इंडिया को भी चीन के खिलाफ यूज करने की बात हो रही है। यह तो हम मान लीजिए गांधी जी को महत्व देंगे, कम से कम हमारे देश में उन्होंने बार बार कहा कि हम इस तरह का राष्ट्र राज्य नहीं बनाएंगे जिस तरह का राष्ट्र राज हमारे ऊपर पश्चिम थोपता है। इसलिए उन्होंने आज उनको चाहे जितनी गाली दे कि मुसलमानों के साथ ये किया वो किया, कभी भी डिवीजन के पक्ष में नहीं थे, या अगर डिवीजन हो गया भी तो सभ्य देश के बतौर, क्योंकि वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म